आज जो हम इस सेशन में बात करेंगे, जो अब तक बात की कि भाई विलियम जोन्स, पॉल ब्रूक और जो नेथनियल हॉलहेड थे, इनने मिलकर जो खासकर कलकत्ता के आसपास के एरिया में रहने वाले ये अंग्रेज, इन्होंने भारतीय प्राचीन ग्रंथों को का अध्ययन करने में रुचि दिखाई और उस आधार पर कहा कि भाई जब तक हम इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, हम लोगों के बारे में जानेंगे नहीं यहाँ के, तो उस तब ही हम उन पर राज कर पाएंगे। तो इसको लेकर उन्होंने आगे और प्रयास किया। इसको लेकर बढ़ावा देने के लिए लोकल लैंग्वेजेस और उनके कल्चर को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक तो सबसे पहले कलकत्ता में 1781 में मदरसा ओपन किया। मदरसा यू नो वेरी वेल, जहाँ लिटरेचर्स, इस्लामिक लॉ और इसका अध्ययन कराया जाता है। टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ, इसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने मदरसे की स्थापना की कलकत्ता में 1781। इसी आधार पर हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश किया उन्होंने बनारस में 1791 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1791 में, जिसमें स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट, संस्कृत भाषा का अध्ययन को इन्होंने कहा कि भाई जो हिंदुओं का जो संस्कृत लिटरेचर है उसको अध्ययन इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कॉलेज में कराया जाएगा। और आज भी ये बड़ा फेमस कॉलेज है आपके बनारस के अंदर। नॉट all officials shared views, many were very strong in their criticism of the Orientalists. इनमें से सभी उनके जैसे जो थे विचार नहीं रखते थे। बहुत से ऐसे थे जो स्ट्रॉन्ग इनका क्रिटिसाइज, आलोचना भी करते थे प्राच्यवादियों की, ओरिएंटलिस्ट की। ठीक है, और उनमें प्रमुख थे आपके ओरिएंटलिस्ट में, जो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट इसमें। उससे पहले देख लीजिए, स्लाइड है। हिंदू कॉलेज एट बनारस, हिंदू कॉलेज एट बनारस, ये उसी की बिल्डिंग है, उसी का स्ट्रक्चर है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अभी। हिंदू कॉलेज एट बनारस, ये स्ट्रक्चर है। ये देखिए ब्रिटिश काल का, ब्रिटिश समय का बनाया गया स्ट्रक्चर, और उनके जो स्ट्रक्चर में खंभे देख सकते हैं, बड़े बड़े खंभे, ये उन्हीं के स्ट्रक्चर से लिया गया है। उन्हीं की कलाकृति वो अपने यहाँ देश में भी लेके आए। अब ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, पूर्व की जघन्य गलतियां, 97 पेज पर ये आपका टॉपिक। From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of the learning. बहुत से ऐसे आलोचक हुए ब्रिटिश अधिकारी जो जिन्होंने आलोचना की प्राच्यवादियों की, कि जो प्राच्यवादी जिस तरह से कहते थे कि लर्निंग का जो उनका विजन था, सोच थी कि लोगों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या समझाया जाना चाहिए, उसको लेकर इन्होंने आलोचना की। इन्होंने कहा ईस्टर्न नॉलेज वाज फुल ऑफ एरर्स, गलतियों से भरा हुआ है। जो पूर्व का ज्ञान है वो गलतियों से भरा हुआ है और अनसाइंटिफिक है। अनसाइंटिफिक यानी तर्क के आधार पर नहीं है, कोई तर्क नहीं है उसमें, सारी कोरी कल्पनाएं हैं। ठीक है, तर्क के आधार पर नहीं है, कोरी कल्पना है, सिर्फ इमेजिन किया गया है। इनके ग्रंथों में इमेजिन किया गया है कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, इसको इसलिए इन्होंने इसकी आलोचना की कि इसका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, ना हमारे पास प्रूफ है कि ग्रंथों में जो लिखा गया है कि ये वास्तव में संभव है या नहीं है। चाहे आपके कोई से भी धार्मिक ग्रंथ हो, उनको लेकर उन्होंने बात की। तो इसलिए कहा कि ये तो जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। अगर यदि कोई ऐसा सोचता है, इट वाज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, आप मनी एंड आल्सो टाइम, ये समय का भी दुरुपयोग है यदि हम ऐसा सोचते हैं। और भारतीयों को उन्हीं की साहित्य के अनुसार शिक्षा दोगे तो ये एक व्यवहारिक नहीं है पूरी तरह से। तो भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह वैज्ञानिक और तकनीक सफलताएं हासिल कर ली हैं। तो वो चाहते थे कि पश्चिम के में जिस तरह से थे लोग, उनमें मुख्य रूप से कि पश्चिम ने किस तरह से वैज्ञानिक तरीके की है, किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं, उनका जो ज्ञान है वो मोर बेटर है। आप देख रहे हैं अपनी
स्क्रीन के ऊपर एन एग्जाम्पल ऑफ पर्शियन और ओरिएंटलिस्ट, ये पर्शिया का ओरिएंटलिस्ट था। और इसमें मुख्य रूप से अब देखिए पर्सन्स अगेंस्ट ओरिएंटलिस्ट में जेम्स मिल प्रमुख नाम आता है सबसे पहले। जेम्स मिल, जेम्स मिल है ना, यस, आपने इसके फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। इसने ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया करके एक बुक लिखी जिसमें उसने ब्रिटिश भारत का इतिहास का वर्णन किया और जो था वो विभिन्न कालखंडों में डिवाइड किया, है ना, जिसमें अलग अलग कालखंड थे, हिंदू और मुस्लिम्स और ब्रिटिश जब भारत में आए, है ना। ये हमने फर्स्ट, है ना, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो जेम्स मिल ये इनके अगेंस्ट थे, ओरिएंटलिस्ट के। He declared that there should not be taught what the natives wanted or what they respected, कि उन्हें वो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए जो वो चाहते हैं, जो वो रिस्पेक्ट करते हैं। जरूरी नहीं कि हम उनको वो ही पढ़ाएं। हमें he said that the aim of education ought to be teach what was practical। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि उनको व्यवहारिकता पढ़ाई जाए, प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल में प्रूफ हो, जिसका कोई प्रूफ हो। प्रैक्टिकल क्या होते हैं? प्रैक्टिकल जब हम करते हैं साइंस के, अदर्स के, तो उसमें हम किसी चीज को प्रूफ करते हैं। ज्योग्राफी में भी प्रैक्टिकल होते हैं, तो हम किसी चीज नतीजे पर पहुंचते हैं। मैथ में प्रूफ करते हैं कि ये ऐसा होगा, प्रूफ करके दिखाते हैं, यानी तर्क के आधार पर सिद्ध कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन ऐसी हो जो प्रैक्टिकल हो, प्रूफ वाली हो, तर्क के आधार पर हो। सो इंडियन शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस। उनको नए वैज्ञानिक और जो विकास हुए, तकनीकी विकास, उनके साथ फैमिलियर होना चाहिए, उनका नॉलेज होनी चाहिए, उनके साथ उनका पता होना चाहिए कि ये भी होता है। तो ये उनका एक मुख्य तर्क था। द सेकंड पर्सन अगेंस्ट ओरिएंटलिस्ट इज थॉमस बेबिंगटन। थॉमस बेबिंगटन, आपके पेज नंबर 97 के लास्ट पैराग्राफ में यह नाम आया है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक है, इनको मैकाले के नाम से ज्यादा फेमस है, ये मैकाले के नाम से जल्दी ध्यान आता है इनका, इनको शॉर्ट नेम में मैकाले कहा जाता है। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ही वाज आल्सो अगेंस्ट ओरिएंटलिज्म। ये भी प्राच्यवादियों के विरोधी थे। ही सॉ इंडियंस एंड एज अनसिविलाइज्ड दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड। उन्होंने देखा कि इंडियन जो है असभ्य है और उनको सभ्य बनाने की जरूरत है, ये ऐसा उनका मानना था। नो branch of eastern knowledge according to him could be compared to what England had produced। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा, ठीक है, पूर्वी ज्ञान, नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज, पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा, चाहे वो चीन की हो, चाहे वो भारत की हो, जापान की हो, वो इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं है, उसके बराबर नहीं है, समकक्ष नहीं है। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय का केवल एक ब्रांच ही, एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। देखिए उसका क्या मानना था कि उसकी लाइब्रेरी का एक अलमीरा का एक खाना ही, जितनी बुक है, जितनी शेल्फ के अंदर बुक है, उसकी एक अलमीरा के अंदर यूरोप में उतनी पूरी लाइब्रेरी, ईस्ट की पूरी लाइब्रेरी, ईस्ट देशों की पूरी लाइब्रेरी जितना है ज्ञान है उतने में, यानी इतना बड़ा डिफरेंस था। पूरी लाइब्रेरी जितना जो नॉलेज है, ईस्टर्न लाइब्रेरी किसी भी देश की हो, चाहे भारत की हो, ईस्ट देशों की लाइब्रेरी, उसकी पूरी लाइब्रेरी और वेस्ट का अलमीरा का एक बॉक्स में जितनी किताबें हैं, एक खाने में, एक सेल्फ में जितनी बुक है, उतनी नॉलेज मिल जाती है। तो इतना बड़ा हमारा ज्ञान है इंग्लैंड का, मतलब ये इंग्लैंड, वो कह रहे हैं मैकाले। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। इट मीन्स जो उन्होंने मदरसा खोला और बनारस हिंदू कॉलेज खोला, वो उस पर जो आप पैसा लगा रहे हो वो नहीं करना चाहिए आपको।
He thought that the language produced by England was superior to other languages. उनका मानना था कि जो इंग्लैंड में जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो अदर भाषाओं से ऊपर है, सुपीरियर है टू अदर लैंग्वेज। ये थॉमस मैकाले मानने थे। He used the British government in India stop wasting public money, ठीक है, in promoting the Oriental language। उन्हें प्राच्यवादी भाषाओं को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो पैसा खर्च कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो नहीं करना चाहिए, वो रोक देना चाहिए। मैकाले gave extra importance to English and felt the need of teaching the Indian English। उन्होंने कहा कि इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज है, और जिससे वो इंग्लिश पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हमारे जो साहित्य है उनको पढ़ेंगे, हमारे लिटरेचर को पढ़ेंगे, इंग्लिश जान जाएंगे, और इंग्लिश जानने से, उनके लिटरेचर को पढ़ने से क्या होगा कि वो साइंटिफिक तौर पर सोचेंगे। भारत के लोग व्यवहारिक तौर पर सोचेंगे, ना कि काल्पनिक रूप से सोचेंगे। तो साइंस के तौर पे सोचे, इसलिए इंग्लिश पढ़ाना जरूरी है भारतीयों को, ये उनका मानना था। सो दैट दे कुड रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट, देखिए कह भी रहा है, सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड। इंग्लिश पढ़ने से वो क्या पढ़ना सीख जाएंगे, फॉरेन के यानी यूरोपियन के फाइनेस्ट लिटरेचर्स को पढ़ेंगे, जो उनके सबसे अच्छे लिटरेचर है वर्ल्ड के, उनका अध्ययन करेंगे और सीखेंगे उससे। ये मैकाले ने कहा। देखिए लाइब्रेरी ऑफ इंग्लैंड में मैकाले बैठे हैं अपनी लाइब्रेरी के अंदर, और ये द ट्रेजेडी ऑफ पावर लिखा हुआ है, इसमें नीचे शीर्षक, ये आपकी बुक में भी है, ये पिक्चर है ना, फिगर नंबर 4, चित्र नंबर 4 था ना, है ना, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। तो मैकाले जो थे, मैकाले के मिनट्स के आधार पर उसने क्या बोला कि भाई, सो दैट इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलॉसफी बाय फॉलोइंग मैकाले मिनट्स द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में, पैराग्राफ 3 पेज नंबर 98। 1835 अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835, 1835 में ये कानून आया, वाज इंट्रोड्यूस सॉरी, यानी इंट्रोड्यूस किया गया, लाए गए, ये इन कानूनों को लाया गया। ये जो भी तो ये इंट्रोड्यूस किया गया एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, ऑब्जेक्टिव टाइप का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसमें क्या किया गया, इंट्रोड्यूस क्या किया गया, इस एक्ट में क्या कहा गया, वांटेड टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में जो पढ़ाने का माध्यम होगा, पढ़ने का माध्यम होगा, पढ़ने पढ़ाने का, वो होगा इंग्लिश। इंग्लिश को रखा गया। इसलिए आप देखते हैं बड़ी कक्षाओं में जैसे जैसे हायर स्टडी करते हैं, अधिकतर जो बुक्स है वो इंग्लिश मीडियम में है, इसलिए हमें इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक द कलकत्ता, मद्रास एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। और इस एक्ट में ये भी कहा गया कि हमें ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस यानी प्राच्यवादियों की संस्थाएं जो बनाई गई थी, कलकत्ता में मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज, इनकी जो ग्रांट है, इनको जो सरकार पैसा देती है, उसको रोक देना चाहिए, प्रोत्साहन बंद कर देना चाहिए। इन संस्थाओं को अपने आप शर्म का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक छपने लगी। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग ऑफ स्कूल्स में इंग्लिश की बुक छापी जाने लगी। तो ये तो मैकाले और मिल्स जो प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, उनके द्वारा ही जो आय निकल की चीजें, और इसको इंट्रोड्यूस भी किया गया भारत के अंदर। ठीक है, अब तक हमने कितने लोगों के नाम पढ़ चुके हैं बेटा इस लेसन में? कितनों के बारे में जाना है अब तक?
हाँ जी, 5 प्रमुख लोगों के बारे में जाना है, 5 जो अलग अलग विचार रखते थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले प्राच्यवादियों में, ओरिएंटलिस्ट में विलियम जोन्स, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हॉलैंड, ये तो थे प्राच्यवादी। और जो इनके विरोधी थे, कौन कौन से थे? कौन कौन से विरोधी रहे? जेम्स मिल और थॉमस बेबिंगटन मैकाले, वेरी गुड। इनको मैकाले के नाम से जाना जाता है और इनका भारत में इंग्लिश को लाने में इस एक्ट के थ्रू बड़ा योगदान है। तो भारत में यदि हम पूछ भी लेते हैं कि मैकाले का योगदान क्या है, तो उसमें ये आ सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि 1835 एक्ट के थ्रू इन्होंने भारत में इंग्लिश मीडियम जो था हायर एजुकेशन के अंदर पढ़ाने के लिए एक सब लैंग्वेज के रूप में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और साथ ही इन्होंने जो प्राच्यवादियों के, ओरिएंटलिस्ट के जो इंस्टीट्यूट थे, संस्था थे, जो उन्होंने स्थापित किए थे, कलकत्ता में मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज, इन पर ग्रांट को रुकवाया। साथ ही इंग्लिश टेक्स्ट बुक को छपना शुरू करवाया। तो ये तो था इनका, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। आपकी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर देख सकते हैं आप इनका, थॉमस बेबिंगटन मैकाले का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक। एक्चुअल में अब हम बात करेंगे व्यवसाय के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर कॉमर्स। देखो, ये एक तरह की, वास्तव में ये क्या भारत को एजुकेट करने आए थे? ये चाहते थे कि भारत के लोग एजुकेट हों? हाँ जी, ये चाहते थे कि भारत के लोग एजुकेट हो। अगर हम थॉमस मैकाले का देखते हैं तो उससे तो हमें यही लगता है कि ये भारत को एक पश्चिमी सभ्यता का ज्ञान दिखाने और अच्छी साइंटिफिक नॉलेज देने आए हैं। लेकिन हम देखिए, इस पैराग्राफ में हम कुछ चीजों को जानेंगे कि एजुकेशन फॉर कॉमर्स, व्यापार के लिए शिक्षा थी। तो ये व्यापारी कंपनी ना, गवर्नमेंट तो दी ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो व्यापार करने के लिए थी। In 1854, the Court of Director of East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General of India. एक इन्होंने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय पर एक नोट भेजा। It was issued by चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड ने इस नोट को बनाया था शिक्षा को लेकर। He was the president of board of the control of the company. It came to be known as Wood's Dispatch. इस नोट को कहा जाता है, इस डिस्पैच को वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। 1854, 1854 में आया। इस दस्तावेज में क्या था? इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ होंगे, कितने व्यवहारिक लाभ होंगे, ये बताया गया। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकल बेनिफिट्स को बताया गया कि कितने व्यवहारिक लाभ होंगे। देखिए, एक इंग्लिश फैक्ट्री है जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो उस समय की। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया है। आर्थिक क्षेत्र में कि भाई उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। देखिए क्या था, इकोनॉमिक मीन्स पहले बता रहा है वर्ड एंड देयर मीनिंग, जो दो मीनिंग आए हैं, कॉमर्स और इकोनॉमिक। कॉमर्स का मतलब, कॉमर्स इज द एक्टिविटीज एंड प्रोड्यूस प्रोसीजर्स इन्वॉल्व बाय एंड सेलिंग ऑफ द थिंग्स। एक्टिविटी और ये प्रोसीजर है जो बाइंग और सेलिंग किया जाता है, उसको कॉमर्स कहा जाता है, व्यापार। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मीन्स कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मनी, इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ कंट्री, रीजन एंड इंडस्ट्री। किसी देश के मनी, धन, उद्योग, व्यापार जो कंपनी का हो रहा है वो
इकोनॉमिक के अंदर आता है, आर्थिक व्यवस्था के अंदर आता है, देश की आर्थिक पार्ट में। तो वुड डिस्पैच ने कहा कि यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया, लोगों के नैतिक कैरेक्टर को बढ़ाएगी। बताइए, वुड इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर्स ऑफ इंडिया, यूरोपियन लर्निंग। दिस वुड मेक देम ट्रुथफुल, उनको सच बोलना सिखाएगी, ईमानदार होना सिखाएगी। Thus supply the company with civil servants who could be trusted and depend upon, और इस तरह से हमें ऐसे लोगों को क्रिएट होंगे, सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन, उन पर विश्वास करेंगे लोग। द लिटरेचर ऑफ ईस्ट कुड नॉट डेवलप द स्किल रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, वो बोले कि भाई पूर्व का जो ज्ञान है, लिटरेचर है, वो लोगों में स्किल डेवलप नहीं करता है, प्रशासन चलाने की कोई स्किल नहीं आती है उनको। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वर सेट अप टू एक्सटेंड कंट्रोल ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का है वो एक्सटेंड कंट्रोल ओवर, उन्होंने सारे मैटर जो थे एजुकेशन के रिगार्डिंग वो अपने कंट्रोल में ले लिए। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा, चार्ल्स वुड की पिक्चर देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, चार्ल्स वुड, ये पिक्चर आपकी बुक में नहीं है, इसको पहचान लीजिए। और यस, पीछे विलियम कह रहे हैं, लेकिन चार्ल्स वुड की पिक्चर आपकी बुक में नहीं है, इनको पहचान लो, चार्ल्स वुड को ध्यान से देख लीजिए। ये सब भी वैसे एक जैसे लगेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैकाले, चार्ल्स वुड, है ना, एक जैसे, तुमका ध्यान रखना। तो इसमें, इस दस्तावेज में, वुड्स डिस्पैच में ये भी बोला गया, यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया जाएगा, देखो वो इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश की तरह बोलेंगे, इंग्लिश की तरह रहना सीखेंगे। और क्या तर्क दिया कि यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी जो रुचियां हैं, उनकी जो आकांक्षा, इंटरेस्ट जो है, उसमें बदलाव आएगा और उनमें ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी। ब्रिटिश वस्तु यानी जो ब्रिटिश लोग यूज करते हैं चीजें, प्रोडक्ट्स, उनकी डिमांड होगी, और जब उनकी डिमांड लोगों में होगी तो सीधी सी बात है, इंग्लैंड की बनाई हुई चीजें प्रॉफिट होगा। देखिए आ गई ना वही बात, व्यापार आ गया ना एजुकेशन के अंदर, कि भाई आप ब्रिटिश की तरह रहोगे तो ब्रिटिश की चीजों को उनके जैसा सोचोगे, और जब उनके जैसा सोचेंगे तो उनकी तरह रहना सीखेंगे, तो उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को भी खरीदेंगे। तो यही कारण था एक इसके अंदर कि भाई इससे उनका व्यापार बढ़ेगा। ये वुड्स के डिस्पैच के अंदर लिखा हुआ है, वुड डिस्पैच में बताया गया है इसको लेकर, कि इसलिए भारतीयों को इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, थोपो उन पे, लगाओ, जिससे वो हमारे जैसे सोचेंगे, हमारी जैसी थिंकिंग डेवलप होगी। और 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई कदम उठाए, सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया, विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए कई कदम उठाए। 1857 में मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। बम्बई यूनिवर्सिटी 19वीं सदी में उन्हीं के द्वारा बनवाई गई यूनिवर्सिटी। 1857 के समय जब एक तरफ हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो दूसरी ओर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी खोली गई। मद्रास के अंदर इन्होंने अपनी खुद की यूनिवर्सिटी बनाई हायर स्टडी के लिए। स्कूली शिक्षा में भी परिवर्तन के प्रयास किए। देयर वर मेनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ द स्कूल। हायर स्टडी में तो चेंज किया ही किया। हायर स्टडी में मैकाले के मिनट्स और वुड डिस्पैच के आधार पर ये तो उन्होंने चेंज किया ही किया, यूनिवर्सिटी बनाई, बट स्कूली शिक्षा में भी अब उनको चेंज लाना था। जो स्कूल में शिक्षा चल रही थी प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, और तो अब हम अपने आगे चैप्टर में कल डिस्कस करेंगे उसी को।
कि स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, ठीक है, वही हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो कल हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हैव नाइस डे, टेक केयर। आपका ये लेसन आपके चैनल पे डाल दिया जाएगा। ओके, तब तक के लिए हैव नाइस डे।